खुशामदीद सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपकी मेज़बान रीबा सलीम। प्रोग्राम को कहते हैं CDC टाइम। सामीन, ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से हर हफ्ते आपके लिए बुध के दिन पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, हम उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि इस हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए। जो वालिदैन इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि इसमें बच्चों की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। जो बच्चे तालीमी मैदान में किसी भी तरह से अगर लैग कर रहे होते हैं तो उसके हवाले से बहुत सारे मसाइल पोशीदा हो सकते हैं, तो उस हवाले से वालिदैन का जानना, उनका आगाह होना बहुत ज़रूरी है। तो CDC टाइम का भी मकसद यही है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, हम उनके मसाइल के हवाले से आपको आगाह करें। और आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर इस वक्त सुन रहे हैं, बल्कि ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव नशर भी किया जा रहा है हमारे YouTube चैनल पर। आप इस प्रोग्राम को इस वक्त लाइव देख भी रहे हैं, तो आपके पास ये सहूलत भी मौजूद है कि जो आज का हमारा मौजू होगा उस हवाले से आप सवाल भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अफेजिया के हवाले से। अच्छा, अफेजिया क्या है? बेसिकली ये एक जो कम्युनिकेशन है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। वो लैंग्वेज के हवाले से भी हो सकती है, वो स्पीच के हवाले से भी हो सकती है। इसके अलावा ये एक न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है। तो आज हम अफेजिया के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके असबाब क्या होते हैं और स्पीच थेरेपी के ज़रिए अफेजिया को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। जो आज के प्रोग्राम में आप अफेजिया के मुतालिक जो है वो जानने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सामीन कराम कि ये प्रोग्राम CDC टाइम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है अपने गेस्ट को भी वेलकम करते हैं। आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एमन शहजादी साहिबा, स्पीच थेरेपिस्ट हैं और CDC में अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। तो सबसे पहले उनसे CDC के हवाले से जानते हैं कि CDC जो एक रिहैब इदारा है बच्चों के लिए, जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं और फिर जो है वो टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है एमन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एमन, आपके वक्त का एक बार फिर बहुत शुक्रिया और CDC के हवाले से बताइएगा कि CDC में किस तरह के डिपार्टमेंट्स मौजूद है, सहूलियात के हवाले से बताइएगा। रिफा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक ऐसा इदारा है जहाँ पर स्पेशल एबिलिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको ट्रीट किया जाता है। अंडर वन रूफ एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिलकर काम कर रही है। डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं उन बच्चों को जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, जैसा कि कुछ बच्चे जो कि ऑटिज़म के साथ हैं या ADHD के साथ हैं या कोई और उनका बिहेवियर के मसाइल हैं, या फिर अगर ऐसे बच्चे जिनको डिलेड माइलस्टोन्स के साथ हैं, उनको फ़िज़िकल कोई डिसेबिलिटी है या उनकी फ़ाइन या ग्रॉस मोटर स्किल्स में कोई उनको दुश्वारी पेश आ रही है, या ऐसे बच्चे जिनके बोल चाल के मसाइल हैं, सो उन बच्चों को वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। अंडर वन रूफ हमारे 4 डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं हमारे पास, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स के लिए थेरेपिस्ट हैं हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं। फ़िज़ियोथेरेपी की अगर बात की जाए तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट वो बच्चे जो कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में जिनके मसाइल आते हैं उनको टारगेट करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं उनके माइलस्टोन्स डिले होते हैं, उनकी वॉकिंग, क्रॉलिंग या सिटिंग, या फिर जो वक्त पर गर्दन नहीं संभाल पाते, या ऐसे बच्चे जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मसला आ रहा होता है, स्पोर्ट के साथ उनकी स्टैंडिंग या वॉकिंग होती है। सो इस तरह के बच्चों को वो थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की, तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हायर किए जाते हैं जो कि बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज पर काम करते हैं। कुछ बच्चे जिनकी स्पीच या लैंग्वेज जो है डिले होती है, एज अप्रोप्रिएट नहीं होती, या ऐसे बच्चे जिनकी जो बोल तो रहे होते हैं लेकिन उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती, उनके पास उनकी रिसेप्शन उस तरह से नहीं होती। सो कुछ बच्चे जो कि तोतला बोल रहे होते हैं या उनके आर्टिक के एरर्स आ रहे होते हैं, उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती,
होती है, सो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो हैं उनकी स्पीच और लैंग्वेज पे काम करते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स में थेरेपिस्ट जो हैं बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं। उनके जो रोज़मर्रा के काम हैं, जैसे कि पेंसिल को किस तरह से ग्रिप करना है, उनकी शर्ट कैसे पहननी है, उसके बटन कैसे टाइट करने हैं या शू लेसेस कैसे बंद करने हैं। इसके अलावा उनकी ग्रिपिंग पर काम किया जाता है, उनको टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं। सो उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम हैं या जो ज़रूरियात हैं उन पर काम किया जाता है। उसके अलावा बात की जाए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान में ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बच्चे के बिहेवियर पर काम करते हैं, चाहे वो ऑटिज़म के साथ है या किसी बिहेवियर इश्यूज़ के साथ है। सो उनकी और साथ साथ उनकी जो बेसिक लिटरेसी है उन पर भी काम किया जाता है। इसके अलावा स्कूलिंग भी वहाँ पर करवाई जाती है। ऐसे बच्चे जो कि स्लो लर्नर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं जा पाते और जिनको 101 सेशन की ज़रूरत होती है, उनकी स्कूलिंग पर काम किया जाता है। हमारे सेंटर में बेसिकली 2 शिफ्ट्स में बच्चे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट हाफ़ है उसकी टाइमिंग 9 to 11 है, और जो सेकेंड हाफ़ है उसमें हमारे पास 12 to 2 टाइमिंग्स हैं। इसके अलावा हमारा जो सेंटर है वो बेसिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलकर लाइक उनके विंटर कैंप्स और कोलैबोरेशन में मिलकर काम कर रहा होता है। बेसिकली जैसे कि स्पेशल ओलंपिक्स की बात की जाए तो उनके साथ मिलकर हम लोग विंटर कैंप, समर कैंप्स या जो उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो अरेंज की जाती हैं, स्पोर्ट्स कैंप्स लगवाए जाते हैं। उसके अलावा जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, लाइक उनको डिफरेंट पार्क्स में लेके जाया जाता है या डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करवाई जाती हैं ताकि जो उनका सोशल इंट्रैक्शन है उसको बेहतर बनाया जाए। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की लोकेशन की बात की जाए तो ये वेस्टिज 1 अताउल हक रोड पर मौजूद है। सही। सामीने कराम, जैसे कि एमन ने काफ़ी जो है डिटेल से सीडीसी के हवाले से भी आपको आगाह किया कि सीडीसी किस तरह का इदारा है, वहाँ पर जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरह की सहूलियात मौजूद है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनको जो है वो करवाई जाती हैं। इसके अलावा राब्ते के लिए नंबर हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद है और मैं भी बता देती हूँ 0320786533। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया आगाज़ में कि आज का जो टॉपिक है वो है अफेज़िया। अफेज़िया से मुतल्लिक आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ईमन, बताइएगा कि अफेज़िया जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये क्या होता है? अफेज़िया बेसिकली जैसे आपने बताया कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस तरह से नहीं कि ये जेनेटिक है या बाय बर्थ हो रहा होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो जिसकी वजह से जो है एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है या सलाहियत है बातचीत करने की वो मुतासिर हो जाती है। इसमें जो एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस भी मुतासिर हो जाती है, उसको नहीं समझ आती किस तरह से उसने कम्युनिकेट करना है, उसने किस तरह से दूसरों की बात को अंडरस्टैंड करना है, या वो अपनी जो नीड्स हैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसमें इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी मुतासिर हो रही होती है। बेसिकली ये होता किस वजह से कि जब आपके ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो रहा होता है, सो उस वजह से जो है एफेज़िया कॉज होता है। जिस तरह से अगर स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है कि जब जो ब्लड फ्लो है, जो हमारे खून की रवानी है, जब वो ब्रेन तक नहीं सही से हो पा रही होती, उसमें इंटरप्शन आ रही होती है, तो स्ट्रोक कॉज होता है और फिर उसकी वजह से आपको एफेज़िया पेश आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इसमें अगर कोई हेड ट्रॉमा है या किसी भी एक्सीडेंट या आपके गिरने की वजह से आपको चोट लग गई दिमाग के अंदर, उसका एक पार्ट डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी एफेज़िया कॉज होता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, जब दिमाग में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है सेल्स की, और उस वजह से भी ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से भी एफेज़िया कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ होती हैं, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ हमारी, जिसपे प्रोग्रेसिव जो है ना वो लॉस हो रहा होता है न्यूरॉन्स का, या जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, उस वजह से भी एफेज़िया कॉज हो सकता है।
इसके अलावा इन्फेक्शन जैसा कि अगर किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया, किसी इंडिविजुअल को मेनिंजाइटिस हो गया, सो इस तरह के इन्फेक्शंस की वजह से भी एफेजिया हो सकता है, जिससे बच्चे की किसी भी इंडिविजुअल की जो है वो जो हमारी स्पीच और लैंग्वेज है वो मुतासिर हो जाती है, या उसकी जो कम्युनिकेशन या बातचीत करने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो जाती है। सही है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से ये हो सकता है, ये नहीं है कि इसका कोई जेनेटिक कॉज होगा, तो हम इसके जो है कॉजेज़ पर या असबाब पर भी बात कर लेते हैं। उस हवाले से भी तफसील से बताएगा कि इसकी क्या कॉजेज़ है, किस वजह से ये हो सकता है। बेसिकली ये अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, सो उस वजह से जो है ना एफेजिया कॉज होता है। वो ब्रेन का पार्ट जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज की प्रोसेसिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो ब्रेन का पार्ट लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा होता है या उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो अगर मुतासिर हो जाता है तो एफेजिया कॉज होता है। इसमें हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, एक ब्रोकास एफेजिया, एक ब्रोकास होता है और एक वर्निकिस होता है। ब्रोका एफेजिया वो एफेजिया होता है, बेसिकली ये लोकेटेड होता है फ्रंटल लोब में, जो हमारी फ्रंटल लोब है उसमें होता है, और ये टेम्पल के बिल्कुल सामने होता है। बेसिकली जो ब्रोकास है वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे वो मसल्स जो कि स्पीच की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। जब उनमें जो है ना डिसरप्शन आ जाती है तो ब्रोका एफेजिया कॉज होता है। बेसिकली इसमें जो मसल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी स्पीच की प्रोडक्शन के लिए, और वो चीज़ें और ग्रामर के लिए कि किस तरह से आपने उसको यूटिलाइज करना है ड्यूरिंग स्पीच। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे वर्निकिस एफेजिया। वर्निकिस एफेजिया बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जो कि लोकेटेड होता है हमारी टेम्पोरल लोब में, और ये जो हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है और कान के बिल्कुल ऊपर होता है। और बेसिकली ये जो है कंट्रोल कर रहा होता है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो हमारे जो सिमेंटिक प्रोसेस हैं, लाइक कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, उस चीज़ को जो अंडरस्टैंड कर रहा होता है वो वर्निक एफेजिया में आ रहा होता है कि कौन सा वर्ड आपने क्या बोलने के लिए इस्तेमाल करना है, उसकी जो किस तरह से राइट वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करनी है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली जब ये दो एरियाज अफेक्ट हो रहे होते हैं, सो तब हमारे पास जो है ना वो एफेजिया कॉज होता है, जिससे फिर आपकी स्पीच और आपकी कम्युनिकेशन मुतासिर हो रही होती है। सही। अच्छा, इसकी अगर हम टाइप्स की बात कर लें, जिस तरह आपने बात भी की वर्निकिस एफेजिया, ब्रोकास एफेजिया, तो इसकी टाइप पे भी हम मज़ीद तफसील से बात कर लेते हैं कि किस किस किस्म का जो है वो एफेजिया जो है वो पाया जाता है। एफेजिया के डिफरेंट टाइप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक टाइप जो है वो एक बंदे का है तो दूसरे को नहीं होगी। डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन वो स्वेरिटी पे डिपेंड करते हैं किस तरह का एफेजिया कॉज हुआ है। अगर डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेसिव एफेजिया आता है। एक्सप्रेसिव एफेजिया क्योंकि वर्ड से हमें समझ आ रही है कि बोलने से रिलेटेड है, बोल चाल से रिलेटेड है, हमारी स्पीच से रिलेटेड है। सो इस पे एक्सप्रेसिव एफेजिया में क्या होता है कि आपकी स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है कि बोलने में मसाइल आ रहे होते हैं, उसको डिफ़िकल्टी हो रही होती है बोलने में, और किस तरह से आपने जो सेंटेंस है उसको सही इस्तेमाल करके बोलना है, वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल कर एक सही सेंटेंस बनाना है, या ग्रामर का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने बात को कम्युनिकेट कर सकें। सो जो हमारे बोलने से रिलेटेड जब किसी इंडिविजुअल को मसाइल पैदा हो रहे हैं तो वो उसको हम फिर एक्सप्रेसिव एफेजिया में ऐड करते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास होता है रिसेप्टिव एफेजिया। इसमें क्या होता है कि बंदे की जो डिफ़िकल्टी होती है उसको अंडरस्टैंड करने में, चाहे किसी को बोलते हुए देखकर अंडरस्टैंड करना या फिर जो लिखा हुआ होता है उसको देखना और फिर उसको अंडरस्टैंड करना। उसको नहीं समझ आ रही होती कि सामने वाला बंदा उसको क्या कह रहा है, या अगर कोई वो साइंस लिखे हुए देख रहा है या कुछ लिखा हुआ कोई भी बुक्स उसके सामने रख दी जाएं या उसको कुछ लिख के बताया जाए तो उसको भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। उसका नहीं समझ आ रही होती कि क्या लिखा हुआ है और वो उसको उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता। सो बेसिकली रिसेप्टिव एफेजिया में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो वर्बल हो या रिटन हो। उसके अलावा हमारे पास मिक्स्ड एफेजिया भी होता है जिसमें एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों आ रहे होते हैं, यानी उसको बोलने में भी मसाइल पैदा होते हैं, किस तरह से ग्रामर का इस्तेमाल करना है, किस तरह से वर्ड्स को मिलाकर उसने अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, या फिर अगर जो कोई
आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, सो उसको अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। उसको नहीं समझ आ रही होती कि क्या लिखा हुआ है या क्या वो मुझे बोल रहा है और मैंने किस तरह से उसको प्रोसेस करना है। सो मिक्स्ड अफेजिया में हमारे पास एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों टारगेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा एनोमिक अफेजिया होता है। इसमें बेसिकली इंडिविजुअल को डिफ़िकल्टी हो रही है एक राइट वर्ड का इस्तेमाल करने में, कि उसने किस तरह से बोलना है, बोल के जो है, और कौन सा वर्ड जो है ना वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। उसको नहीं समझ आती कि कौन सी साउंड में लाऊंगा तो ये वर्ड बनेगा और जो वर्ड वो बोल रहा है वो सही तरह से आगे कम्युनिकेट हो रहा है। बेसिकली उसको एक राइट वर्ड को इस्तेमाल करने में और उसको फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। ग्लोबल अफेजिया ये एक स्वेयर टाइप होती है अफेजिया की, जिसमें हमारे पास जो सारे एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, चाहे वो स्पीच के हैं या किसी सिंटेक्स के हैं, सिमेंटिक के हैं, यानी सेंटेंसेस को किस तरह से आपने करना है। अब जैसे हमारे पास है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सो उसको नहीं समझ आती कि किस तरह से उसने उस सेंटेंस का इस्तेमाल करके अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, या फिर किस तरह से उसने किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, उसको इसकी समझ नहीं आती। वो साउंड्स को भी मिक्सअप कर रहा होता है। सो बेसिकली इस पर सारी टाइप्स आ जाती हैं। लैंग्वेज का हर एक जो पार्ट है या स्पीच का जो हर एक पार्ट है वो मुतासिर हो रहा होता है। सो ये एक स्वेयर टाइप है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर बंदे की लैंग्वेज को मुतासिर कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, जैसे कि आपने मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में काफ़ी तफसील से आगाह किया, एक्सप्रेसिव है, रिसेप्टिव है, ग्लोबल है, तो क्या इनकी अलामात पर भी हम बात कर लेते हैं? तो क्या इन सब में अलामात मुख्तलिफ होती हैं? अलामात के हवाले से बताइएगा तफसील से। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि अफेजिया है किस टाइप का, फिर उसी तरह के जो सिम्टम्स हैं वो इंडिविजुअल शो कर रहा होता है। जैसा कि अगर तो एक्सप्रेसिव होगा तो उसमें आपको बोलने चालने में मसाइल आ रहा होगा, उसको नहीं समझ आ रही होगी कि कौन सा वर्ड उसने इस्तेमाल करना है या किस तरह से फ्रेज़ को उसने जोड़ कर जो है वो अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। इसी तरह उसको अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको नहीं समझ आ रहा कि अगला जो है वो क्या बात मुझसे कर रहा है और मैंने उसका क्या जवाब देना है। अगर वो जवाब दे भी रहा होता है तो वो उसकी स्पीच इतनी अनइंटेलिजिबल होती है कि उसको नहीं समझ आ रही होती, कि ना ही उसकी बात किसी को समझ आ रही होती है, बिकॉज़ वो साउंड्स को भी एक दूसरे से मिक्सअप कर रहा होता है। वो वर्ड को भी एक स्पेसिफिक चीज़ के जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करते हैं किसी और वर्ड से। सो उसको भी समझ नहीं आ रहा होता और ना ही आगे वाले को समझ आता है कि वो क्या कह रहे हैं। इसी तरह उसको अपनी जो थॉट्स हैं या अपने जो आइडियाज़ हैं वो कम्युनिकेट करने में मसला है, क्योंकि उसको वर्ड्स को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसी तरह उसको थॉट्स को भी कम्युनिकेट करने में मसला था। वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अगले के लिए वो जो स्पीच है उसकी वो अनइंटेलिजिबल होती है, क्योंकि वो साउंड्स और वर्ड्स सारों को मिक्सअप कर रहा होता है। इसी तरह वो साउंड्स और वर्ड्स का जब इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहा था, इसी तरह वो जो ग्रामेटिकल हमारे रूल्स हैं उनको भी वो फॉलो नहीं कर रहा होता। वो उन इंस्ट्रक्शंस को उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा होता जिस तरह से एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर रहा होता है। और इसी तरह से उसकी जो राइटिंग है, उसकी जो रीडिंग एबिलिटीज़ हैं वो भी मुतासिर हो रही होती हैं। वो टाइप नहीं कर पा रहा होता बिकॉज़ उसको साउंड्स फाइंड आउट करने में मसला आ रहा होता है, उसको वर्ड्स को फाइंड आउट करने में मसला आ रहा है। सो उसकी जो लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसको एफेजिया है किस टाइप का, क्या वो एक्सप्रेसिव है या रिसेप्टिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग्स उसके सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं। सही। सामिने कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम। ये प्रोग्राम ना सिर्फ आप हमारे FM रेडियो पर सुन रहे हैं, बल्कि ये प्रोग्राम इस वक्त हमारे YouTube चैनल पर लाइव नशर किया जा रहा है। और आज की अगर मैं मौजू की बात करूं, आज हम अफेजिया के हवाले से गुफ्तगू करें, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आज हमने बात की कि किस तरह से अफेजिया का मतलब क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी किस तरह की अक़साम होती हैं, इसमें किस तरह की अलामात जो है वो ज़ाहिर होती है। तो इस हवाले से हमारी तफसील से गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ मौजूद है स्पीच थेरेपिस्ट एमन शहजादी साहिबा, CDC में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और उनसे जो है वो गुफ्तगू जारी है। गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलूँ, अगर आपका टॉपिक के हवाले से कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम इस वक्त हमारे YouTube चैनल पर लाइव नशर किया जा रहा है। एमन, जैसे कि आपने अलामात का जो है वो जिक्र किया, क्योंकि आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, तो स्पीच थेरेपी के हवाले से बताइएगा कि स्पीच थेरेपी के ज़रिए इसमें किस तरह से मदद दी जा सकती है और स्पीच थेरेपी में किस तरह की कोई एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, उनको किस तरह की ड्रिल से गुजारा जाता है कि जो एफेजिया का जो मर्ज़ है वो ठीक हो सके।
स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स और थेरेपीज़ को यूज़ करते हुए एफेज़िया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर उसको मैनेज करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले जो यूज़ करते हैं हम वो नेमिंग और आइडेंटिफाइंग है, यानी कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट या कोई भी पिक्चर एक इंडिविजुअल को दिखाई जाती है और उसको कहा जाता है कि इसका नाम बता दे या इसको आइडेंटिफाई कर दे, कि अगर इसमें से बता दे कि एप्पल कौन सा है या बॉल कौन सी है। लेकिन ताकि जो उसकी जो रिकॉल मेमोरी है उसको बेहतर बनाया जा सके और उसकी जो वोकैबुलरी है उसको इन्हांस किया जा सके, जो कि पहले बिल्कुल ठीक थी लेकिन आफ्टर स्ट्रोक या ट्रॉमेटिक इंजरी या जो भी रीज़न की वजह से उसको जो एफेज़िया काज हुआ है उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इसमें जो हम टारगेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए जो कि उनकी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हों, जो कि फंक्शनल हों। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल नहीं करते जिनका उनकी डेली लाइफ में यूज़ ना हो। इसके अलावा हम उनकी जो डायरेक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जिसको हम कह सकते हैं, उस पर काम किया जा सकता है। उनको ऐसे टास्क्स में या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं हम जिसमें वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शंस को हम करवाते हैं, और ऐसे वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो सिंपल हो। सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वर्बल इंस्ट्रक्शंस की जो कि मुतासिर हो चुकी थी, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा उनके जो टास्क्स हैं उनको ऐसे टास्क में भी इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें सीक्वेंसिंग टारगेट हो रही हो, जिसमें स्टेप्स आ रहे हों और फिर उनको एक कमांड दी जाती है कि इन स्टेप्स को हमें अरेंज करके बताएं। जैसे कि अगर टी बनाने का जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट स्टेप्स आ रहे होते हैं तो हम उसको टारगेट कर लेते हैं, ताकि जो उनकी प्लानिंग है या जो एग्जीक्यूशन है उसको हम बेहतर बनाएं, और फिर उसकी वजह से जो है ना उनकी जो सीक्वेंसिंग है वो बेहतर हो सके। उसके अलावा हम उनकी जो टारगेट करते हैं नेमिंग को, इनकरेज करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को कि वो नेम करें ऑब्जेक्ट्स को वर्बली और रिटनली भी। अगर वो वर्बली नहीं कर पा रहे, उनको दुश्वारी पेश रही, तो हम उनको रिटन को ऑप्शन देते हैं या फिर ऐसे मोड्स का इस्तेमाल करते हैं कि वो उनको हमें बता सकें कि वो इस ऑब्जेक्ट को क्या नेम देना चाहते हैं, ताकि उनकी जो वर्बल एक्सप्रेशंस हैं वो इम्प्रूव हो सके और जो उनकी रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर वो उनको बोलने में दुश्वारी है तो हम उनको फिर रिटन की तरफ लेते हैं ताकि उनकी जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा फिर हम उनकी क्वेश्चनिंग की तरफ भी लेके आते हैं। इसमें भी हम पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल में अगर ऐसे क्वेश्चन किए जाए जिनके जवाब में येस और नो आ रहा हो, इस तरह के सवाल के लिए उनको थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको हम WH क्वेश्चंस की तरफ लेके जाते हैं ताकि जो उनकी क्वेश्चनिंग है वो बेहतर हो सके और जो उनकी डिसीजन मेकिंग है उसको हम इन्हांस कर सकें। लेकिन ऐसे टॉपिक्स या ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उनको उनकी लाइफ में, जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हों, या फिर ऐसे टॉपिक्स को बीच में इंगेज करना चाहिए या उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए जो कि उनके इंटरेस्ट की हों। अगर उनके इंटरेस्ट की नहीं होंगी तो उससे ये है कि उनकी जो जिस तरह से वो कॉपरेट कर रहे हैं वो इस तरह से ज़्यादा उनकी लर्निंग नहीं हो रही होती। सो ऐसे टॉपिक्स लें जो उनके फेवरेट हों और उनके इंटरेस्ट के हों। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो रिदम में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। अगर उनको कोई भी टास्क हमने दिया तो अगर हम उसको रिदम की तरफ लेके जाएंगे, एक मेलोडी उसमें लेके जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम रिदम के बगैर उसको काम करवाएं। लेकिन ये डिपेंड करता है क्योंकि हर इंडिविजुअल के जो सिम्टम्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं और उनका जो टाइप है वो भी वेरी कर रहा होता है। सो डिफरेंट जो थेरेपीज़ हैं वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंटली अप्लाई की जाती हैं। सही, यानी कि हर जो भी इस एफेज़िया का शिकार हो जाता है जो शख्स, तो उसके ज़रूरियात के हवाले से जो है वो थेरेपी डिज़ाइन की जाती है, उसकी एक्टिविटीज़ भी उसी के मुताबिक होती हैं। सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम, और आज हम एफेज़िया के हवाले से हमने डिस्कशन की। हमने ये जानने की कोशिश की कि एफेज़िया है क्या, इसके क्या असबाब हो सकते हैं, कितनी किस्म का जो है एफेज़िया होता है, इसके अलावा इसमें कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, और स्पीच थेरेपी के ज़रिए एफेज़िया का इलाज किस तरह से किया जाता है,
क्योंकि हर शख्स की जो है वो अलामात मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए उनकी ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती हैं और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक ही जो स्पीच थेरेपी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं, वो डिज़ाइन की जाती हैं। अब तक हमने ये सब कुछ जो है वो डिस्कस भी किया। एमन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त क्योंकि मुख्तसर है, तो जाते जाते आप कोई पैगाम देना चाहे अफेज़िया के हवाले से या अफेज़िया को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अफेज़िया क्योंकि एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसकी जो कि इंडिविजुअल्स पहले ठीक होते हैं लेकिन फिर वो किसी ना किसी कॉज की वजह से हैं जो है उनकी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाती है। सो उसके लिए यही है कि जब भी किसी को हो तो उनकी जो केयर गिवर्स हैं या जो केयर टेकर्स हैं, बिकॉज़ वो ख़ुद भी फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं क्योंकि पहले वो अपनी नीड्स को या अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से अगले तक पहुंचा पा रहे होते थे, जो कि अब मुतासिर हो चुके हैं। सो इसकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन आती है, उनमें एंगर इश्यूज़ भी आता है क्योंकि वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। सो जब उनकी फ्लुएंसी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है वो अफेक्ट हो रही होती है। सो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और उनके जो केयर गिवर्स हैं उनको भी बड़े पेशेंस से काम लेना पड़ता है ताकि वो उनके साथ अच्छे से काम कर सके, बिकॉज थेरेपी में हम उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है कि किस तरह से आपने इनके साथ काम करवाना है और किस तरह पेशेंस से उनको लेकर चलना है। सो उनको भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है ताकि जो उनकी ये जो डिसऑर्डर है इसको मैनेज किया जा सके। थैंक यू सो मच एमन, आपने इतनी मुफीद मालूमात अफेज़िया के हवाले से आज हमारे नाज़रीन और सामीन के साथ भी शेयर की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने अफेज़िया के हवाले से जो है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा कि किस तरह की ये एक न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है इसको किस तरह से इसका इलाज किया जाता है और स्पीच थेरेपी के ज़रिए इसका जो इलाज है वो किस तरह से जो है वो मुमकिन है। सामीन कराम, ये प्रोग्राम ना सिर्फ आपने हमारे FM रेडियो पर सुना बल्कि ये प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव नशर किया गया, तो अगर आपने प्रोग्राम मिस कर दिया तो आपके पास सहूलत मौजूद है कि आप चैनल विज़िट करके आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये आप हमारे फेसबुक पेज को विज़िट करके वहाँ भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, अपनी कीमती आरा का इज़हार भी कर सकते हैं। और आपको बताती चलूँगी ये प्रोग्राम CDC टाइम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। अगर आप किसी भी हवाले से जो है वो रब्ता करना चाहते हैं CDC, तो वहाँ पर जो स्क्रीन पर जो है नंबर मौजूद होगा और मैं भी अनाउंस कर देती हूँ 0320-786-5333। आप रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में एमन ने जो है वो काफ़ी फैसिलिटीज़ और डिपार्टमेंट्स का भी जिक्र किया, तो अगर कोई भी जो है इस हवाले से ज़रूरतमंद है या कोई भी जो है वो किसी की भी किस्म की बच्चा जो है थेरेपी चाहता है तो रब्ता किया जा सकता है। एक बार फिर आपका एमन बहुत शुक्रिया। सामीन कराम, इस वक्त लूँगी मैं आपसे इजाज़त, अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी CDC टाइम के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।